माखनलाल बदरौता विश्वविद्यालय में आज मुलाकात हुई होगी इनसे आपसे। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में है माखनलाल जी, माखनलाल विश्वविद्यालय में। और ये हमारे आदरणीय श्री निर्मलकर जी हैं और इस संग्रहालय के अध्यक्ष हैं। इन सबके साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसके बाद असल में इस समय में जो 2 मिनट की मैगी का मामला है उसमें खुद का परिचय दिए जाए ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कोई इधर उधर करे। तो मैंने आपको पहले बता दिया। हम लोग पहले संग्रहालय भ्रमण कर लें। हाँ, 2 मिनट संग्रहालय के बारे में राजेंद्र जी आपको बताते हैं। फिर नमस्कार, आप सभी का दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के इस आत्मीय परिसर में बहुत स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं संजीव गुप्ता जी के, जिन्होंने परसों हमें यह खबर दी कि आप लोग आ रहे हैं। और चिंचालकर जी से उनकी बातचीत हुई, हमें अच्छा लगा। संग्रहालय आना हमारे लिए आप सबकी गौरव की बात है। मनोज कुमार जी एक पत्रिका का संपादन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है समागम। हम लोग समागम पत्रिका के साथ मिलकर हर महीने एक संवाद का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होती है। एक सत्र में आदरणीय संजीव शर्मा जी भी आ चुके, उन्होंने आकाशवाणी के संदर्भ में अपने विचार यहाँ रखे थे। और मुझे वो सत्र ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा था कि मैं खुद आकाशवाणी भोपाल में उद्घोषक रहा हूँ विविध भारती में। पिछले वर्ष ही मेरी सेवानिवृत्ति हुई है। और ये संग्रहालय 1997 में 30 दिसंबर को हमने स्थापित किया। इस संग्रहालय का ये 25वां वर्ष चल रहा है। अगले 1 तारीख से 30 तारीख तक रजत जयंती वर्ष का पूरा महीना, स्थापना मास हम मनाएंगे। इसलिए कुछ तैयारियां भी अंदर चल रही, हो सकता थोड़ी सी आपको देखने में असुविधा हो। वैसे संग्रहालय बहुत बड़ा नहीं है, केवल 3 कमरों में है अभी, 4था कमरा भी तैयार हो जाएगा। ये एक निजी निवास के छोटे से कक्ष से शुरू हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने एक दूसरा भवन इसके लिए दिया। 13 वर्षों तक वहां ये संचालित रहा। उसके बाद स्मार्ट सिटी परियोजना सरकार की आई और हमें वहां से यहां आना पड़ा। 2018 में हम यहां आए हैं और तब से यहां हमारी गतिविधियां हो रही। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक अध्यक्ष हमारे अग्रज आदरणीय अशोक निर्मल जी और छोटी सी टीम के साथ, जो हमारे बहुत पारिवारिक मित्र थे जिनकी सूची सामने लगी हुई है स्थापना समिति की, उनके साथ मिलकर हमने ये कदम बढ़ाए और बहुत छोटे स्तर से हमने इसे शुरू किया। कुछ थोड़े से पत्र हमारे पास थे, कुछ ऑटोग्राफ डायरी हमारे पास थी, कुछ हस्तलिखित कहानियां कविताएं हमारे पास थी। बस यहाँ से शुरू हुआ। हमें नहीं मालूम था कि हम यहाँ तक आ सकेंगे, लेकिन हौसला मिलता रहा। आप जैसे लोग यहाँ आते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, सहयोग करते रहे और धीरे धीरे हमारे पास धरोहर इकट्ठी होती गई। अब इस संग्रहालय के मुख्य रूप से 4 प्रभाग हैं, जिनमें से 2 आप अभी देख सकते हैं, तीसरा तैयार होने वाला है, चौथा देखा नहीं जा सकता है। पहला प्रभाग आकार। हमारे जो साहित्यिक पूर्वज थे उनके दैनिक जीवन की उपयोग की वस्तुएं, चश्मा, छड़ी, घड़ी, टाइपराइटर, चौकी, दरी, जूते, कपड़े, ये आकार प्रभाग में हमने रखी है। हमारे पास धरोहर बहुत है, लेकिन 10% से कम डिस्प्ले कर पाए हैं, क्योंकि स्थान का भी अभाव है। और संग्रहालय विज्ञान के अनुसार, संग्रहालय विशेषज्ञों के अनुसार एक ही प्रादर्श को लंबे समय तक प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो एक भाग आकार,
दूसरा भाग विचार। विचार प्रभाग में हमने हस्तलिखित धरोहर रखी है। पांडुलिपि से हमने तात्पर्य सिर्फ हाथ से लिखी हुई जिल्दबंद फाइल नहीं मानी है। अगर कोई एक पत्र है, किसी का हस्ताक्षर है, किसी का ऑटोग्राफ है, किसी का एक छोटा सा पर्चा है, यहाँ तक कि डिस्प्ले में नहीं है, डिस्प्ले में दिवंगत लेखकों की ही धरोहर हमने रखी है और वो लेखक अभी जीवित हैं। वो लेखक जब भोपाल आ रहे थे, संग्रहालय आ रहे थे, खासतौर पर एक प्रसंग में, बड़े साहित्यकार हैं, उन्हें एक कविता विचार में आई हवाई जहाज में, और उनके पास कोई कागज नहीं था। तो जो टिश्यू पेपर होता है, उस टिश्यू पेपर पर उन्होंने कविता लिखी। उसके बाद भोपाल आए, होटल में उतरे, उन्होंने कागज मंगाकर वो कविता लिखी और वो टिश्यू पेपर हमें सौंप दिया। वो भी हमारी पांडुलिपि है। तो ये पांडुलिपियों में प्राचीन धरोहर भी हमारे पास है, प्राचीन ग्रंथ भी हमारे पास है, और अर्वाचीन यानी आधुनिक काल की पांडुलिपियां भी हमारे पास है। ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग है छायाचित्र। छायाचित्र तो बहुत सारे हैं। इस समय तो अब मोबाइल में कैमरा आ गया तो उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस समय फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, दुष्यंत कुमार के भी फोटो हमारे पास बमुश्किल 10-12 ही हैं। ऐसे कुछ दिवंगत लेखकों के दुर्लभ चित्र हमारे पास हैं, जिनको हम बहुत जल्दी डिस्प्ले करने वाले हैं। तो उसकी संख्या भी 10,000 से ज्यादा हमारे पास है। ये तीसरा प्रभाग है। और चौथा प्रभाग है ऑडियो विजुअल का। विजुअल तो उस समय होते नहीं थे, लेकिन जो फिल्में उन पर बाद में बनी हैं, वो फिल्में और ऑडियो, जिसमें चूंकि कल हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हम इन लोगों को अलंकृत करने वाले हैं, और 1 दिसंबर से स्थापना मास है, तो उसके तैयारियों के कारण हम आपको ऑडियो सुनवाने की व्यवस्था अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिस विश्वविद्यालय को अभी आप भ्रमण करके आए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता आप सब ने पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर देना तुम्हें। माखनलाल जी की आवाज में इस संदर्भ के साथ कि वो कविता क्यों, कब और कहाँ लिखी गई थी, वो हमारे पास कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र, महादेव वर्मा, कनिष्ठनाथ रेणु, अमृता प्रीतम, ऐसे लगभग 50 से ज्यादा दुर्लभ ऑडियो हमारे पास है। तो ये 4 प्रभाग हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग देख लें और उसके बाद कुछ सवाल आपके होंगे, कुछ बातचीत आपसे करेंगे, और उसके बाद संवाद में भी जो विशेषज्ञ आज यहाँ प्रवीण दुबे जी और शेखाली पांडे जी आएंगे, उनसा संवाद करेंगे। मैं कुछ बाद में तो पहले हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद कुछ बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कि हम देखें, एक विचार ये बना है कि हम पहले संवाद कर लेंगे। प्रवीण दुबे जी आ चुके हैं और हम अपने चिंचालकर जी का हम चिंचालकर जी का स्वागत करते हुए मानते हैं कि आप सभी का स्वागत हमारे संग्रहालय की एक परंपरा है। हमारे संग्रहालय की अभिनंदन की एक परंपरा है, बोके नहीं बुक दे, ना गुलदस्ता ना हार दे, पुस्तक ही उपहार दे। तो आप सबकी ओर से हम चिंचालकर जी का स्वागत करते हैं और हमारे अध्यक्ष अशोक निर्मल जी आदरणीय चिंचालकर जी को करते हैं।
तो अब मैं वापस मनोज कुमार जी को बुला रहा हूँ। वे इस समागम संवाद के बारे में, प्रवीण जी के बारे में परिचय देते हुए और ये बातचीत शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग संग्रहालय देखेंगे और फिर आप लोगों की जो भी जिज्ञासा होगी उसको लेकर हम बात करेंगे। आप सब मीडिया और मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना आपके लिए शायद एक नए किस्म का अनुभव होगा। जब वो खड़े होंगे तो ना कॉमा ना फुल स्टॉप, और बोलेंगे तो आपको मोह लेंगे, आप केवल सुनते रहेंगे। ऐसे हैं प्रवीण दुबे जी। प्रवीण दुबे जी नेशनल चैनल में और कई सारे अखबारों में काम करते रहे हैं, लेकिन उनकी वाकपटुता, जब वो लाइव बैठते हैं तो सामने वाला कई बार लाजवाब हो जाता है, कई बार निरुत्तर हो जाता है। ऐसे प्रवीण जी के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। हालांकि वो हमारे छोटे भाई की तरह है, लेकिन हमसे आगे है। हमेशा छोटा बड़ा होता है ना, तो प्रवीण जी को देख के कई बार मैं मोहित हो जाता हूँ। आज हमने तय किया कि आप लोगों को किससे मिलवाएंगे। इस शहर में बहुत सारे नगीने हैं, लेकिन अपने बीच का कोई नगीना आ जाए तो मन खुश हो जाता है। तो इस खुशी के साथ मैं आदरणीय प्रवीण दुबे जी को मंच सौंपता हूँ। प्रवीण दुबे जी। बहुत समृद्ध और विद्वान मंच है अभी इस वक्त। सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे बच्चों से संवाद करना, मतलब जो नए स्टूडेंट हैं उससे संवाद करना बेशक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दो तीन चीजें हैं कि हम भी कभी आपके एज में रहे हैं, कोई गेस्ट फैकल्टी आ जाता है, हम सुनना चाहते हैं आम, वो इमली पे लंबा व्याख्यान देता है, तो फिर बड़ा उबाऊ और बोझिल हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि दो तरफा हो संवाद तो ज्यादा बेहतर है। मतलब मैं एक नए सिरे से कोई पत्रकारिता की दिशा या दुर्दशा पे लंबा व्याख्यान दूर हो सकता है, आपको उसमें मजा नहीं आए। तो हम हर जगह कोशिश करते हैं कि सत्यनारायण की कथा जैसा नहीं हो कि आखिरी में आप लोग स्वाहा बोलो और चले जाओ। उसके बजाय आपके लिए उपयोगी हो तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में बात कर लेता हूँ, और फिर ज्यादा अच्छा मुझे तब लगेगा जब आप सवाल पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा अपनी सामर्थ्य के मुताबिक उसका जवाब देने का। मुझे ये नहीं पता कि अभी किस क्लास के और किस विधा के पत्रकारिता के छात्र यहाँ पर बैठे। टेलीविजन को लेके एक बड़ा आकर्षण लोगों के मन में रहता है जब वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, तब टीवी में करना। पहले के दौर की दादा ने जैसे जिक्र किया, तो उनके दौर की और हम लोगों के दौर की और फिर जब आपके दौर की, तो वो पत्रकारिता में बहुत सारे बदलाव आए। कुछ लोग उसको क्षरण कहते हैं, मैं क्षरण बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भाई जिस तरह से समाज की हर चीज बदल रही है, इंस्टेंट हो रहा है, सारा कुछ खाना इंस्टेंट हो रहा है, बाकी सब कुछ हमारा फैशन बदल रहा है, वैसे ही पत्रकारिता का अंदाज बदल रहा है। तो जो पुराने लोग हैं उनको लगता है कि शायद क्षरण है, जो मेरे बाद वाली पीढ़ी आएगी उसे लगेगा कि हम लोगों का दौर ठीक था। तो ये सब उस वजह से इसको लेकर बातचीत या इन पे सवाल उठते रहते हैं। मूल जो बात है वो है कि क्या अपेक्षित है आप सारे लोगों से। एक बात मैं जरूर बता दूं आपको कि जब नए बच्चे पत्रकारिता में जाते हैं, जैसे हम लोग भी गए थे, तो एक भाव होता है कि साहब हमको जाति क्रांति करना है, मतलब तहलका मचा देंगे हम। जैसे ही हम पहुंचेंगे किसी संस्थान में तो हम तहलका मचा देंगे। तो सॉरी टू से, लेकिन इस भाव को परे रख के जाना पड़ेगा आपको। भाई अब वो दौर तहलका मचा देने जैसे वाले दौर नहीं है। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सारे कुएं भांग घुल गई, ऐसा मतलब नहीं है इसका। क्रिकेट देखते होंगे आप सारे लोग, देखते हो ना क्रिकेट? तो क्रिकेट में एक जब विकेट जल्दी गिर रहे होते हैं ना, तो जो गेंदबाजी करने वाली टीम है वो बहुत उत्साह में आ जाती है, वो फील्डिंग बहुत क्लोज कर देती है, क्लीन स्लेप, एक गली, फॉरवर्ड, शॉर्ट लेग, स्लिप मिड ऑफ, बिल्कुल नजदीक, माने ऐसा कि बल्लेबाज पे प्रेशर बन जाए। वो हालात बन जाते हैं कई बार पत्रकारिता में भी। लेकिन जो अच्छा बैट्समैन होता है वो एक ओवर में एक स्ट्रोक मारता है, 6 रन निकाल देता है। वो स्थिति अभी भी है और मेरी समझ से जीवन भर रहेगी पत्रकारिता में। अगर आप अच्छा स्ट्रोक मारने के शौकीन हो तो अच्छे स्ट्रोक आप लगाते जाओगे। मैं खबरों के लिहाज से कह रहा हूँ, और वो तालियां भी बजती जाएंगी उसमें। लेकिन जो एक भाव रहता है कि जाते ही 6 छक्के मारना, तो 6 छक्के के दौर थोड़े अब खत्म हो रहे हैं। उसमें एक बाउंड्री लगाने का आपके पास मार्जिन जरूर होगा। दूसरा जो एक बड़ा वैक्यूम है, मैं खुद भी मतलब कई जगह हमारा वास्ता पड़ा नए लोगों को हायर करने का, तो मैं भी इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों के करता हूँ। एक जो चूक है, मिसिंग है, वो है कि
पत्रकारिता पढ़ने के वक्त बच्चे अपना गोल बना के नहीं चलते। बहुत वैक्यूम है, मतलब इतने सारे टेलीविजन चैनल, इतने सारे अखबार, इतना सारा डिजिटल मीडिया, इसके बावजूद बहुत वैक्यूम है। मतलब मैं बहुत दावे से ये बात कह सकता हूँ कि बेहद वैक्यूम है। अगर आप खुद को पढ़ने के वक्त से तराश रहे हो, आप अपनी एक विधा तय कर ले रहे हो, और वो विधा तय करने के लिए मतलब जो आपके टीचर, जो गुरुजी लोग होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते भी हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक चीज होती है, उसे पता होता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये बिल्कुल पता होता है कि भाई मैं ये बेहतर कर सकता हूँ हर हालत में। भाई क्रिकेट के उदाहरण दूं तो वो लोग बता देते हैं कि विकेट कीपर में मैं अच्छा हूँ, मैं बैट्समैन अच्छा हूँ, मैं फील्डिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं बॉलिंग अच्छी कर सकता हूँ, और ये नैसर्गिक ईश्वर देता है आपको, आपके अंदर। आप लिखते बहुत अच्छा है, तो उसको पढ़ने के दौरान से तराशना शुरू करिए। तराशना जब आप शुरू करेंगे और अपना गोल तय कर लीजिए, फिर कितने अब इतने माध्यम जितने बढ़ गए, अवसर उतने बढ़ गए। कई लोग कहते थे भाई रोजगार का संकट है, या उस तरह से प्लेसमेंट नहीं होते। उसकी वजह यह है कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं होने की वजह कि जब हम बाजार में सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो छांट के हम आलू और टमाटर उठाते हैं, जो बहुत शानदार होता है। तो जो प्लेसमेंट एजेंसी आ रही है वो भी पिलपिला टमाटर लेने नहीं आ रही है, वो भी सॉलिड लेने आ रही है। तो वो सॉलिड आप अगर पढ़ने के दौरान ही बन रहे हो, आपने तय कर लिया कि मेरी ये विधा है, मैं लिखता बहुत अच्छा हूं तो मैं आउटपुट में जाऊंगा, टेलीविजन के संदर्भ में कहूं मैं सब कॉपी लिखूंगा, मैं प्रोग्रामिंग में जाऊंगा, मैं आप दिखते अच्छा हो और बोलते अच्छा हो तो मैं एंकर बनूंगा या रिपोर्टर बनूंगा, या आप टेक्निकली बड़े साउंड हो तो मैं एडिटिंग में मास्टर हूं, मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, या मैं ग्राफिक्स में का हुनर है मेरे अंदर, मैं ग्राफिक्स में ही करूंगा। तो आप हैरत करेंगे कि अभी के दौर में भी, मतलब संजीव सर बैठे हैं, संजीव सर ने हमको पढ़ाया भी है, अभी के दौर में भी आप अपनी बोली लगाने की हैसियत में हो। जिस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि नौकरियों का संकट है, उस वक्त मैं ये कह रहा हूं, शायद विश्वसनीय आपको नहीं लगे, लेकिन आप अपनी बोली लगाने की हैसियत में हो। यदि आप दक्ष हो कि साहब मैं तो इतनी ही सैलरी दूंगा, और वो जो भी नियोक्ता होगा वो आपको 5 मिनट में परख लेगा कि हाँ ये इतनी सैलरी का हकदार है। 3 इडियट फिल्म आपने अगर देखी हो तो वो पूछ भी लेता है कि भाई साहब सैलरी पे डिस्कस कर लें, क्योंकि वो हर व्यक्ति ये समझ लेता है कि इसमें इसके अंदर क्षमता कितनी। तो लगभग आप ये है कि पढ़ने के वक्त से आप तय कर की बीट जो है उस पर ज्यादा फोकस कम है, लेकिन बाकी की बीट बहुत सारी ऐसी है। कल्चरल एक इतनी बड़ी विधा बन के उभर रही है, इतने ज्यादा इवेंट देश भर में होते हैं, उसे कवर करने जब आप सोचो कि जो पॉलिटिकल कवर करने वाला कीजिए कि मैं किस लायक, और बहुत तसल्ली बख्श जवाब आपका अंतर्मन ही देता है कि हाँ मैं इस लायक, मैं ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो पढ़ने के वक्त से खुद को तराशना शुरू करिए, जो बीट आपकी पसंद की है उसे पढ़िए। जो एक मिसिंग मुझे दिखता है नई जो पौध है उसमें, वो है स्वाध्याय का। वो अपनी फील्ड से जुड़ी हुई जानकारियां उतना ज्यादा संग्रहित करके नहीं रखते, क्योंकि फोन इतना अच्छा माध्यम हो गया कि गूगल कर लेंगे, लोग सोचते हैं गूगल कर लेंगे तुरंत, तो वो उस तरह का उनके पास डेटा बैंक जो दिमाग में पहले कभी होता था वो होता नहीं है डेटा बैंक। पॉलिटिकल बीट में ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का होता है। यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं उनको ये होगा सब पॉलिटिकल कवर करेंगे यदि रिपोर्टर होंगे तो, और गर्ल्स को ज्यादा होता है सब एंकर बनेंगे। तो एंकर तो चलिए गुंजाइश है, पॉलिटिकल में तो क्या है कि हर दफ्तर में 1-2 ऐसे सीनियर आदमी बैठे होते हैं जिनके रिटायरमेंट तक वो बीट खाली होती नहीं, मतलब वो जो टिकते हैं तो एक मठाधीश शब्द है वो बन के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर डिपेंडेंसी होती है चैनल की। भाई कोई बड़ा फैसला मोदी जी, अमित शाह जी या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ले रहा होगा तो वो मिलेगा उसी को जो बहुत सीनियर व्यक्ति है, वो इनपुट आएगा उसी के पास। या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो शिवराज जी कोई फैसला ले रहे होंगे तो वो उन्हीं 4-5-6 सीनियर जर्नलिस्ट को पता लगेगा पहले से जो सीनियर है। तो इसी वजह से चैनल या अखबारों की भी मजबूरी होती है कि सीनियर व्यक्ति पे पॉलिटिकल खबरों की डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। बाकी बाइट कलेक्टर के रोल में रह जाओगे आप यदि आप पॉलिटिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। हाँ, पॉलिटिकल पे आप सरवाइव कब कर सकते हो जबकि आपको सारे गणित समीकरण लिखने का अंदाज आपका बहुत अच्छा हो तो आप पॉलिटिकल कर सकते हो। तो मूल बात यह है कि एक अपनी विधा अभी से तय कर लो कि सब मैं इस फील्ड में जाऊंगा, रिपोर्टिंग हूं तो ये बीट करूंगा क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का विषय है। तो आप जब वहां पहुंचोगे किसी भी नए दफ्तर में तो जो नया व्यक्ति बैठा होगा, कई बार ये हो जाता है कि वो आपकी प्रतिभा देख के डर जाता है
कि इसके अंदर क्षमता मुझसे ज्यादा है और मैं एक्सपोज हो सकता हूँ इसके आने के बाद, लेकिन वो दबा के नहीं रख पाएगा। मतलब आपकी प्रतिभा को लंबे वक्त तक दबा के नहीं रख पाएगा। मैं बहुत लगभग ज्यादा ऐसा अनुभव नहीं हुआ, 26 साल करीब का मेरा सिनेमा कैरियर है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति मैंने इस 26 साल में ऐसा नहीं देखा कि जिसको मैं कहूँ कि यार इतना टैलेंटेड है और धक्के खा रहा है, आज तक नहीं देखा। इसकी मीनिंग है कि टैलेंट की कद्र है हमारी इस विधा में भी। सोशल मीडिया क्या करता है, कई तरह की कहानियां, ये पत्रकार वो पत्रकार, इकाऊ बिकाऊ, कुछ तो भी इन पे कहानियां चलती हैं, तो नए बच्चे के मानस में बैठ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत फील्ड चुन ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए पत्रकारिता के अवसर नहीं होंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको एक बॉल में एक स्ट्रोक लगाने के अवसर हर समय रहेंगे और आप उससे चिन्हित भी कर लिए जाएंगे कि गजब रिपोर्टर है या गजब एंकर है या गजब का जो भी जिस भी फील्ड को आप चुनते हो टेलीविजन में या अखबार में, वो उसका। दूसरा, डिजिटल को लेके अभी से, हालांकि सब हम लोग डिजिटल के मीनिंग ज्यादातर ये समझ लेते हैं कि इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर, इसके अलावा भी मतलब डिजिटल के मीनिंग बहुत है। तो डिजिटल के साथ फ्रेंडली होके चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले के दौर में, जिस दौर में हम लोगों ने भी किए, हम अखबार में भी रहे, मैगजीन में भी मैं रहा, डिजिटल में भी रहा और टीवी में भी, तो पहले के दौर में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी एडिशनल। मतलब संजू सर से भी जब शुरुआत किए थे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको डिजिटली साउंड होना पड़ेगा। अब है आपके पास ये रिक्वायरमेंट, चाहे आप टीवी में रहे चाहे आप अखबार में रहे, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप डिजिटली बड़े साउंड हो। खबरों को भेजने का तरीका, वीडियो को काटने का तरीका, यदि आप टेलीविजन में है तो कि आप जल्दी से वहीं भेज दो सारी चीजें। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं जिनके तरफ यदि आप पढ़ाई के दौरान ही ध्यान रखते हैं, पढ़ाई के दौरान ही उन पर फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि अवसर जो है वो आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो। आप हैरत करेंगे कि कोई भी नया चैनल किसी शहर में शुरू होता है तो उसके पास संकट हो जाता है उंगलियों में गिनने लायक कि हम आउटपुट में से किसे उठा लें, क्योंकि क्रीम कम है, क्रीम अभी भी कम है इतने उसके बाद। इसीलिए कई बार आप देखते हो, चित्रा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चित्रा ने खुद को हम चित्रा के साथ, चित्रा हमारे साथ रही है न्यूज़ 24 में, उन्होंने तराशा खुद को बहुत बेहतर तरीके से। एबीपी गई, कुछ गड़बड़ाया, आज तक ने हाथों हाथ वापस लिया, तो वो रिलेशन के कारण वापस नहीं लेता है चैनल, किसी से भी चैनल रिलेशन नहीं निभाता। या आप मान के चलिए इतना क्रूर माध्यम है ये कि रिश्तेदारी किसी से नहीं करेगा, वो केवल आपके टैलेंट से रिश्तेदारी करता है। वो जानता है कि हाँ हम इनको साथ ला रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या बदले में। तो ये सब हो पाता है केवल जब आप खुद को तराशना शुरू कर दो। तो क्रीम की तंगी है और अवसर बहुत है अभी भी। ये जो भी ख्याल आपके दिमाग में आए होंगे या सोशल मीडिया के जरिए आए होंगे, और बहुत सारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी बोल देते हैं, और उनको भी मैं गलत नहीं मानता। मैंने हो सकता है कुछ एक सालों के बाद मैं भी बोलने लगूं, एक आदत में आ जाता है कि साहब वो तो हमारे दौर में थी बात, अब तो क्या सब चौपट हो गया, कचरा हो गया। तो वो भाव रखते हैं लोग, तो उसे बहुत सुन लेना जरूर चाहिए, लेकिन उसे मानस में इसलिए मत रखिए कि कतई कुछ कचरा नहीं हुआ। बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे अवसर आपका वेट कर रहे हैं। शर्त यही है कि आप बाजार में खुद को प्रस्तुत कैसे करें, क्योंकि पूरा बाजारवाद है। मालिक को आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, एडिटर को आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसे सिर्फ चाहिए अपने साथ डिलीवर करने वाली क्रीम टीम। जैसा मुझे मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें ये टीम कमाल की हो जाए। और ज्यादा वक्त हो जाता है इलेक्शन के वक्त, हमारे ये शांति काल में तो परखा नहीं जाता, इलेक्शन के वक्त बहुत सारे लोग परखे जाते हैं। मतलब जिनकी प्रतिभा अगर मान लो दबाई भी गई दफ्तर में, तो वो चुनाव के वक्त बहुत खुल के दिख जाती है जब वो बहुत सारे इनपुट देता है। तो एडिटर भी सोच लेता है कि इतने कमाल का आदमी है और हमने इसे कहाँ बैठा कर रखा। तो भाव यही है कि कहीं ना तो अवसर की तंगी हुई है, कहीं ना टैलेंट के कद्र की कमी हुई है, कहीं ना तो पत्रकारिता के उस स्तर की कमी हुई है जो सोशल मीडिया में प्रचारित किया जाता है। सब कुछ अवसर है, सब कुछ चीजें आपके लिए बहुत बेहतर है। बस शर्त यह है कि आपको खुद को तराशना होगा, स्वाध्याय के लिए शुरू से प्रेरित करना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, अगर मैं स्वाध्याय करो कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं पीएचडी की स्तर की आपकी जानकारी हो, लेकिन यदि आप स्पोर्ट्स कवर करते हैं तो आपको पुराने रिकॉर्ड कंटेस्ट होने चाहिए। आप लाइव जब बोलो और तुरंत मान लीजिए विराट कोहली ने डबल सेंचुरी मारी और आप तुरंत वैल्यूएट करते हुए टीवी में बोल रहे हो,
कि साहब लास्ट इन्होंने तब बनाई थी, 19 महीने के बाद इनका बल्ला बोला है या कुछ तो भी, तो जो सुन रहा होता है वो आपको जज कर रहा होता है और बहुत अच्छे से जज कर रहा होता है। ये कैसे लोकप्रिय बनते हैं, जितने भी एंकर्स हैं, ये चेहरे के कारण बिल्कुल नहीं बनते, या बड़े ब्रांड के कारण बिल्कुल नहीं बनते। आप देख लीजिए बड़े ब्रांड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने लोकप्रिय नहीं हो पाते, वो अपने ब्रेन के कारण बनते, वो अपने स्वाध्याय के कारण बनते। तो अगर स्पोर्ट्स चुन रहे हैं तो उसका आपको ठीक ठाक जानकारी होना चाहिए। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है तो मैं उसी में पढ़ूंगा, उसी के विषय में बात करूंगा, उसके रेफरेंसेस अपने अंदर रखूंगा। गूगल की आदत छोड़नी पड़ेगी। गूगल तो डेस्क वाले के लिए ठीक है कि जब वो तुरंत कोई बड़ी घटना हुई या कभी कोई बड़ा मेजर कोई पॉलिटिकल चेंजेस हुए या कोई मेजर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ या मेजर कोई बड़ी हैपनिंग हुई, तब गूगल मददगार हो सकता है। लेकिन हर वक्त अगर हम सोचें कि भाई हम गूगल करके नॉलेज बढ़ा लेंगे, तो गूगल एक टूल है केवल। अभी जो अगर आपको बाजार में अपनी बहुत जबरदस्त वैल्यू बढ़ानी है तो आपको अपने आप को उस सीमा का बिकाऊ बनाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वैक्यूम बहुत है, टैलेंट की बहुत कदर है और मतलब ये सब मेरे कंसर्न है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप सवाल पूछोगे तो मुझे ज्यादा सहूलियत होगी आगे संवाद रखने में, नहीं तो शुक्रिया बोल के मैं बैठ भी सकता हूँ। कोई सवाल किसी का? नहीं तो चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये माइक मुझे क्यों नीचे करना पड़ा पता है आपको? कि जब अपने सामने अपने बात की पीढ़ी कोई कामयाबी पाती है, कुछ अच्छा बोलती है, कुछ अच्छा करती है, तो सुकून मिलता है। ये प्रवीण जी को सुनते हुए आपको लगा होगा, देखा होगा, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, सवाल नहीं कर पाए। सवाल क्यों नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं सबके मन में, हिच है यार, मैं कैसे पूछूं, मैं पूछूंगा तो ये तो बुरा नहीं मान जाएगी, ये तो बुरा नहीं मान जाएगा। जर्नलिज्म में आए हैं आप, पत्रकारिता में आए हैं, मीडिया में आए हैं, तो आप भाई रेस्पॉन्सिबल जाएंगे तो क्या करेंगे? अगल बगल वाले का देखेंगे। जो अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि चुनाव के समय आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा आपकी हर घड़ी होती है, लेकिन पोल होती है चुनाव के समय। ये आपने कितनी तैयारी की, किस तरह से लोगों को जानते हैं। तो पहली बात तो होमवर्क करना चाहिए आपको, और खूब सारे होमवर्क करना चाहिए। जो राजेंद्र जी ने जो बताया कि हम पिछले 3-4 महीनों से समागम संवाद कर रहे हैं, उसके पीछे केवल राहत इंदौरी साहब को आप लोगों ने जानते होंगे। उनका एक मकबूल शेर है, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इस कैंप में, सभागार में जो हम सब लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं, मीडिया के टीचर्स हैं, मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सारे लोग हैं, हम सब मिलकर यहाँ जो गिरावट आ रही है, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कोई क्षरण नहीं, मैं भी मानता हूँ कोई क्षरण नहीं है। आप लोग हमसे ज्यादा अभी ऊर्जा से भरे हुए हैं, नई सोच के साथ हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसके साथ आप लोग फ्रेंडली हैं। केवल 2 चीज की कमी है, एक अपने भीतर की हिच हटा दीजिए और होमवर्क कर लीजिए। क्या अगर मान लो कोई गलत सवाल भी पूछ लिया तो हम घर के लोग बैठे हैं ना, एक ही विधा के सारे लोग हैं, क्या होगा? किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को देखा कभी इधर उधर देखते हुए? जब वो डॉक्टर इंजीनियर अपने सालाना जलसा मनाते हैं तो क्या बेदम होके नाचते हैं और क्या बेदम होके गाते हैं? क्या डॉक्टरी में सिखाया गया कि साहित्य पढ़ो? लेकिन एक साहित्य की ऐसी हस्ती, मेरी छोटी बहन शिफाली पांडे हमारे बीच में है, जो ब्लॉगर हैं, जो उनके लिखने का कमाल की चीजें हैं। मतलब कुछ बोलूंगा तो ये होगा कि सूरज को आईना दिखाना है। तो मैं शिफाली जी को पूरे आदर के साथ ये मंच सौंपता हूँ। शिफाली जी। शुक्रिया सर। पहले तो मैं हैरत में हूँ कि सवाल क्यों नहीं आए। मैं वहाँ बैठी हूँ और मुझसे कुछ फासले पर आप बैठे हैं। हमारे बीच में तजुर्बे का थोड़ा सा फासला है, उम्र का फासला है, बाकी हम दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है सवाल। क्योंकि सवाल ही है जो आपको इस प्रोफेशन में लाए हैं, सवाल ही था जो मुझे पत्रकारिता में लेकर आया। तो सवाल बहुत ज़रूरी है, और ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी जब सवाल खत्म हो रहे हैं, सवाल किए ही नहीं जा रहे हैं। तो आप सवालों के साथ हमेशा तैयार रहें। मुझसे पहले प्रवीण सर बोल रहे थे, सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। उस लिहाज से मेरे पास अपने अनुभव से जो मैंने सीखा, अपने सीनियर से जो सीखा,
वो आपके साथ में साझा कर सकती हूँ। बहुत कुछ लंबा मेरे पास कहने के लिए नहीं है। तो जब मैं प्रिंट मीडिया में आई थी और मैंने एक खबर बनाई जो विचार जिसमें ज़्यादा था, एक लाइन का मेरे एडिटर ने मुझे उस वक्त सबक दिया था कि समाचार में विचार नहीं होना चाहिए। इस वक्त की जो पत्रकारिता है उसमें विचार हावी है। तो आपके सामने चुनौतियां इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये कि विचार के साथ शुरू हो रहा है कोई भी समाचार, कोई भी खबर। अगर विचार पहले तैयार है और फिर आप समाचार लिख रहे हैं तो आप एक दृष्टा की तरह उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। विचार हावी होगा, फिर आपकी खबर जो है वो मौलिक नहीं रहेगी, मिश्रण के साथ आएगी, एक मैसेज के साथ आएगी। मैसेज नहीं देना है, जो हुआ है वैसा का वैसा आपको बताना है। तो ये एक बड़ी चुनौती आपके साथ है। दूसरी तरफ आप लोग जब आने वाले हैं तब तक एक तरीके की क्रांति हो चुकी है। अब फर्क करना मुश्किल है कि पत्रकार कौन है। व्हाट्सएप पर इतनी सारी खबरें आती हैं, फर्जी खबरें भी होती हैं उसमें, जो हम देख ही रहे हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं। तो उसमें आप कैसे फर्क कर पाएंगे कि ये खबर असली है? कैसे अपने आप को पत्रकार के तौर पर जिंदा रख पाएंगे? जो सिटीजन जर्नलिस्ट का फॉर्मूला था वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हर शख्स अपने तरह की खबर तुरंत वीडियो बना के जर्नलिस्ट की तरह पेश कर रहा है। तो उस चुनौती से भी आपको निपटना है, और उससे निपटने का एक ही तरीका है जो सर ने भी बताया कि आपकी तैयारी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ खबर के जो पैमाने हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये आपके जहन से निकलना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक स्टोरी के बारे में, अपनी की हुई एक स्टोरी के बारे में आपको बताती हूँ। भोपाल में एक कार सेवक रहते हैं जो 1992 में जो अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा था उसमें वो गए थे, और ढांचा उनके शरीर के एक हिस्से पर आया और उसकी वजह से उनका आधा हिस्सा जिस्म का जो है वो खराब हो गया। अब विचार के साथ अगर आप इस खबर को देखते हैं तो आप उसे एक हीरो की तरह, उस शख्स को एक हीरो की तरह पेश कर सकते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन के हीरो वो हो सकते हैं। लेकिन आप जब खबर की तरह देखते हैं तो आपका विषय सिर्फ वो एक शख्स है और उसके साथ हुई घटना है। फिर उसके साथ मनुष्यता की तरह देखते हैं तो आप इस सवाल पर भी आते हैं कि राम जन्मभूमि में आंदोलन में वो गए थे, उनके साथ एक घटना घटी, फिर वो इस स्थिति में अब तक क्यों पड़े हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी सर ने बोला और आप लोग सवाल नहीं कर पाए, जितने सवाल होंगे उतने एंगल आपको खबर के मिलेंगे। और दूसरी बात कि प्रेजुडिस होकर किसी भी खबर को आप नहीं कर सकते। आप विचार लेकर खबर को देखने जाएंगे तो उसी विचार से अपनी खबर तैयार भी कर लेंगे। ऐसा हो भी रहा है, डेस्क पर अब इस तरह की खबरें तैयार हो जाती हैं कि जिस तरह से हमने प्लान कर दिया कि इस पर बनाना है उस तरह से खबर बन गई। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे तो स्थिति उसके बिल्कुल उलट दिखाई देगी। एक जो बड़ा लैग दिखाई दे रहा है अब के जर्नलिज्म में, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो है, हेल्थ इशू पर काम नहीं हो रहा, गरीब, उसकी जो परेशानियां हैं, बेरोजगारी, ये जो असल मुद्दे हैं वो गायब है, ग्लैमर है हर तरफ। तो उसको अगर आप बदल सके तो वाकई पत्रकारिता हमेशा से कहा जाता है और अब वो मजाक भी बन चुका कि वो मिशन है, लेकिन कहीं जिंदा रखिए उस मिशन को कि वो सिर्फ प्रोफेशन न बनकर रह जाए। बाकी मुझे लगता है आप सवाल करेंगे तो बात करने में आसानी होगी। शुक्रिया। अभी आप सब लोगों को पत्रकारिता का तीर्थ सफेद संग्रहालय जाना है। समय की एक पाबंदी भी है और शायद हम लोग की जो यात्रा है थोड़ी विलम्ब से चल रही है। आप लोग भी यहाँ से विलम्ब से पहुँचे, बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे। आज जो आप लोगों ने सुना, जो समझा, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा कैप्सूल है। दवाई का तो पूरा डोज है, वो प्रवीण जी कभी देंगे, कभी प्रवीण जी का नंबर लीजिए, शेफाली जी का नंबर लीजिए, संजीव गुप्ता सर है ही आपके साथ। तो ये लोग समय समय पर आपको बताते रहेंगे। जरूरी नहीं कि आप महाराष्ट्र में हैं या मध्य प्रदेश में हैं, जर्नलिस्ट कहीं भी होगा वो हिंदुस्तान का होगा। तो पहले तो गरीब जो है किसी एक स्टेट का नहीं होता है, एक मजलूम, एक पीड़ित कहीं की नहीं होती। श्रद्धा कहाँ की है? श्रद्धा आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। दिल्ली की घटना आप भूले नहीं होंगे। तो इस तरह की जो सारी घटनाएं जो हमको अंदर तक उद्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं, वो सारे हिंदुस्तान की आवाज़ है। और हम कहीं भी पैट उठाएंगे तो वो पत्रकारिता की आवाज़ होगी। आप लोग कभी भी किसी भी तरफ मोड़ पर जाके इन लोगों से सवाल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये पूरे वक्त आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं
आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब संग्रहालय हम ले लेते हैं, तो राजेंद्र सर बाद में धन्यवाद कर लीजिए, है ना। तो संग्रहालय विजिट के लिए आप लोग ये भी ठीक है। तो धन्यवाद की छोटी सी औपचारिकता के लिए मैं आदरणीय राजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ जी। प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान आदरणीय चिंचालकर जी, दुबे जी, शेफालिका, राजूकर जी, गुप्ता जी और मेरे छोटे भाई मनोज कुमार, आप सब लोग बड़े डरे डरे और बुझे बुझे मन से इस संग्रहालय में आए हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ 25 साल में इतने अनुत्साह के साथ कोई इस संग्रहालय में नहीं आया, लेकिन आपके चेहरों पर और आपके मन में कोई उत्साह नहीं है, इसका मुझे दुख है। लेकिन आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप देखिए इस संग्रहालय में क्या है और अच्छा लगे तो आप सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी गुप्ता सर, दुबे जी, शेफाली मैडम, राजूकर जी और आप सभी मान्यवर, ऐसा नहीं है कि अभी ये पीढ़ी ऐसी है कि इनको दुष्यंत कुमार मालूम नहीं। मैं उस पीढ़ी का हूँ कि जो दुष्यंत कुमार के पहला जो हिंदी में कुछ पढ़ा है मैंने तो दुष्यंत कुमार का पढ़ा था, तो अभी इनको पहचान ही नहीं है और वो पहचान करके देने के लिए हम यहाँ लाए हैं। अब जब पहचान होगी तो उसके बाद में उनके चेहरे पर हम कहाँ गए वो उनकी समझ में आएगा, ऐसा मेरा ये है। और सवाल का भी ये है कि अभी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आधे घंटे सवाल पूछ रहे थे स्टूडेंट, सवाल पूछ नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जर्नी चल रहा है, रात में अभी 4 घंटे का ही नींद भी नहीं हुई है, ऐसे कुछ थोड़ा सा ये है। तो मैं तो सबसे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो दुष्यंत कुमार जी को मैंने बहुत पढ़ा है और उनको बहुत सराहा है। उनकी एक 4 लाइनें मुझे अभी भी याद है, वो तो बहुत सारी कविताएं याद है, लेकिन मेरे बाबूजी मेरे सामने न कोई बड़ा है न छोटा है, मेरे सामने तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये बहुत सारी दुष्यंत कुमार की कविताएं अभी भी जब तब से पढ़ी है अभी तक मुझे याद है। तो दुष्यंत कुमार जी का हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन ये नई पीढ़ी है, इनको दुष्यंत को हम मालूम ही नहीं है, तो इनको हम पहचान करा देंगे और बाद में फिर से लाएंगे तब आप ये और राजूकर जी के बारे में तो क्या कहेंगे कि मैंने अभी थोड़े से उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा देखा है। पूरा जीवन उन्होंने इस संग्रहालय को खड़ा करने के लिए एक आदमी क्या क्या कर सकता है, वो और उनकी पत्नी करुणा जी, उनके लिए जितना भी हम ये करें तालियां बजाएं कम है, क्योंकि पति और पत्नी मिला के कोई एक काम साथ में करे और वो भी सामाजिक काम, ये बहुत बड़ी बात। और ये जो आप निकालते हैं पत्रिका, उसमें भी मैंने देखा कि सभी जो नाम है वो हम जिनको हम हर रोज देखते हैं, जिनके साथ बात करते हैं, वही सब लोग है। सुधीर गवाने सर है, उसमें अपने ये है सोनाली मैडम है इंदौर की, उसके बाद में अपने आगरा के भी है ना जर्नलिज्म के टीचर है, गिरजा शंकर जी है। तो सभी नाम जो है वो हमारे आदर्श है पत्रकारिता के। गवाने सर तो मेरे भी टीचर रहे हुए हैं, तो मैं उनका स्टूडेंट हूँ और हमारे यूनिवर्सिटी में उनका बहुत सारे व्याख्यान भी हुए हैं। तो आप ये पत्रिका इतनी लगन से लगाते हो, निकालते हो, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हम भी ये पत्रिका हमारे लाइब्रेरी में मंगाएंगे और मैं सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देते हुए
आप सबका धन्यवाद। चिंतलकर जी ने कुछ ज़्यादा मेरे बारे में शायद कहा है, इतना ज़्यादा नहीं। मैं अपने इस संग्रहालय में बता दूं कि ये शासकीय सुविधाओं से नहीं, ये आप जैसे लोगों के सहयोग से चलता है और जन सहयोग हम लोग एकत्रित करते हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके चलता है। तो हमारे ये सब लोग भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ कोई शासकीय कर्मचारी नहीं है। मैं खुद यहाँ अपनी पूरी सेवाएं देता हूँ, पहले भी देता था, अब सेवानिवृत्ति के बाद देता हूँ। मेरी बहन संगीता राजूरकर है, वो अपने पूरे समय यहाँ सेवाएं देती हैं। पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में संजय राय हमारे संग्रहालय सहायक हैं और कांता राय जी ये हमारे सहायक निदेशक हैं। संगीता और कांता जी ये दोनों सहायक निदेशक हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये पूरी समिति की सूची लगी हुई है, जिसमें से संस्थापक अध्यक्ष हमारे अशोक निर्मल जी हैं। यहाँ से हम लोग जब अंदर जाएंगे तो क्या देखने के लिए आपकी रुचि हो, जो डिस्प्ले है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत न हो। पहली बात तो ये कि ये शासकीय भवन है, इसके कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, तो 45-50 लोग एक साथ एक कमरे में नहीं आ सकेंगे। तो आप लोग 3 कमरे हैं, 3 अलग अलग कमरों में बारी बारी से जाएंगे। 15-15, 20-20 लोग एक एक कमरे में जाएंगे। जो पहला कमरा है वो आकार है जिसमें नरेश मेहता जी की छड़ी है, नरेश मेहता जी की छतरी है। उसी कमरे में हाथ के छापे लगे हुए हैं। निराला जी का नाम आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा उन्हें। माखनलाल चतुर्वेदी की दरी दूसरे कमरे में रखी हुई है। हाथ के छापे में हरिवंश राय बच्चन का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। हालांकि हमें कई बार जब नई पीढ़ी के लोग आते तो बताना पड़ता कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। उसके बाद की पीढ़ी आती तो उनको बताना पड़ता है कि अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं। और अब जो उनके भी बाद आएंगे तो उनको क्या आराध्या के नाना जी है, दादाजी परदादा है, ऐसा बताना पड़ेगा। तो उनकी छवियां आप वहां देखेंगे। कुछ लोगों के कपड़े रखे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का एक मान पत्र वहां रखा हुआ है। जहूर बख्श की घड़ी, अलार्म घड़ी रखी है। एक कलम जिसमें आपने तो नहीं, शायद संजय जी ने भी नहीं लिखा और संजय जी ने भी नहीं, लेकिन चिंचोलकर जी ने और भाई साहब ने, हमने उस कलम से लिखा। जो लकड़ी की कलम होती थी उसमें निब लगी होती थी, वो जहूर बख्श की कलम रखी है। विष्णु प्रभाकर की कलम रखी है। 1906 में खरीदा हुआ काका हाथरसी का टाइपराइटर, जिसे अब 116 साल हो चुके हैं, वो भी आप अंदर देख सकेंगे। नरेश मेहता का चश्मा आप देखेंगे, नरेश मेहता की सिगरेटदानी आप देखेंगे। उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी की दरी है, नरेश मेहता की चौकी, जो पीढ़ा जिसको अपन कहते हैं, जैसे, लेकिन वो बैठने वाला नहीं है, लिखने वाला है। और विचार प्रभाग में आप जाएंगे तो वहां आपको श्रीमद् भागवत हस्तलिखित मिलेगा। रामचरितमानस का उत्तरकांड है। जिस उपन्यास पर आंधी फिल्म बनी थी, जो लगभग इंदिरा जी आंधी की प्रतिछवि को लेकर बनाई गई फिल्म कहते हैं, तो वो कमलेश्वर जी की लिखी हुई काली आंधी उपन्यास की पांडुलिपि रखी है। तीसरा कक्ष दुष्यंत कुमार का स्पेशल है। और क्योंकि चिंचोलकर जी ने कहा कि आप सब लोग, हो सकता कुछ लोग दुष्यंत कुमार के नाम से परिचित न, क्योंकि मराठी क्षेत्र के आते हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, या ऐसे इस तरह के बड़े चर्चित उनके गजल, चर्चित शेर हैं उनके, जो आपको वहाँ उसमें ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, आशा भोसले ने गजल गाई है। एक मसान फिल्म में कोई गजल एक लिए, मैं भूल रहा हूँ कौन सी गजल है, वो भी उसमें है। तो ऐसे दुष्यंत कुमार ने फिल्मों में की गजलें फिल्मों में मिली। बहुत कम समय दुष्यंत कुमार जी हैं। 1933 में जन्म हुआ उनका और 1975 में उनका देहावसान हुआ, कुल जमा 42 साल की अवस्था में। हाँ, एक पत्र महत्वपूर्ण है जो लगा है, आप जरूर देखिएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का हस्तलिखित पत्र है, जो 1940 में उन्होंने किसी को लिखा, मूल बांग्ला लिपि में है, ये आप देख सकते हैं। कुछ और भी आप देखेंगे, वो उसके बारे में अगर बातचीत करनी होगी तो हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल आपके समय की सीमा को देखते हुए हम लोग उसको देखें, उसके बाद स्वल्पहार भी करेंगे
और एक समूह चित्र भी आप लोगों का यहाँ हो सकेगा। आप लोग 15-15 के ग्रुप में आप अंदर आ सकते हैं। संजय, संगीता और पहले ले लेते जी, तो ग्रुप फोटो पहले ले लेते हैं। संजय जी और संगीता और कांता जी आपको संग्रहालय में मार्गदर्शन करेंगे। आप लोग ग्रुप फोटो के लिए संजय जरा कुर्सी 2 लाइन कुर्सी के लगा दें और कुछ लोग पीछे खड़े हो जाएंगे।